एनीवे कितने लोग आ गए थोड़ा सा बताइएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। जो एक्सरे का पोर्शन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने एक्सरे में पढ़ा था कि एक्सरेज क्या होती हैं, कूलिज ट्यूब से कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, एक्सरे के स्पेक्ट्रम क्या होता है। और उसमें बताया गया था एक्सरे हैज टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड अदर इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम विच इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। और शायद हमने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को लास्ट टर्म पे एक्सप्लेन कर लिया था, और एग्जिस्टेंस ऑफ द लैम्डा मिन, जो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू थी उसको एग्जिस्टेंस को हमने वहां पर हमने उसको डेराइव कर लिया था। और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या थी? 12375 अपॉन वी। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया था। अब हमारे पास बचता था एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, वही आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे, और एंड में थोड़ा सा मोस्ले लॉ पे बात कर लेंगे। करेक्ट? पहले तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा की बात कर लूं तो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो था टू टाइप्स था। वन वाज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वाज कैरेक्टरिस्टिक्स या लाइन स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक या लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो में से जो लोग एब्सेंट है उनके लिए खास तौर पे लिखा है एक्सरे स्पेक्ट्रा बेटा दो तरह का है, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक या लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन हम लास्ट लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम उसे दे चुके हैं और उसे एक्सप्लेन कर लिया गया है। अगर आपके बेटा बोर्ड के कोर्स में है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन के लिए तो फिर हर चीज जो बोर्ड में है वो कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन में इवन लेवल बढ़ा करके कुछ आपके बेहतर और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। बोर्ड वाला तो सब कुछ कोर्स में है, ये तो आप पक्का समझिए। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो हमारा अगला हेडिंग ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्या है? आपको याद होगा एक्सरे जो ट्यूब है, जिसे हम कूलीज ट्यूब भी कहते हैं, तुम्हें याद होगा कि टारगेट एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती थी। फिलामेंट से तो हाई एनर्जी या हाई काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो टारगेट के ऊपर टकराते थे, और टारगेट तुम्हें याद होगा 45 डिग्री पर इंक्लाइन था। एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलते हैं, उनकी कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से निकलते हैं वो टारगेट एटम से टकराते हैं और किसी उसके एटम से टकरा के अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते थे। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेज में हायर एनर्जी लेवल में जाता था और वापस आता था, तो एक्सरे फोटोन मिलता था। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये दूसरी चीज से मिलता है। तो देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा? ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी से आते हैं। फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। वो टारगेट एटम से टकराते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी के होते हैं बेटा, इतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के होते हैं कि वो टारगेट के अंदर जो एटम है उसके अंदर पेनिट्रेट करने लगते हैं। मतलब आप समझिएगा, जैसे ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये के शेल है, इसके बाद ये एल शेल है, इस टाइप से। तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर धंसने लगते हैं, अंदर पेनिट्रेट करते हैं। और अगर इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये जाते हैं और के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, दे मूव एंड सपोज दे आर रीचिंग नियर द के शेल इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक का जो के शेल है उसके इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं। जब वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देते हैं तो के शेल का इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़ देता है, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जाता है। अब हायर जो शेल है वह तो एल होगा या एम होगा, और जब वो वहां से एल शेल से या एम शेल से वापस जब आएगा तो इसके डिफरेंस के बराबर की एनर्जी रिलीज करता है। पता है, किसी हायर एनर्जी लेवल से उसे लोअर एनर्जी लेवल में आने में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ का आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। इसीलिए इस फिनोमिना में आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और इसी को कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट एलिमेंट, इस पे डिपेंड करता है। तो मैं एक सेकंड फिर से बता दूं, इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से आया,
अगर उसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वो किसी टारगेट के एटम के अंदर पेनेट्रेट करने लगता है एंड इट रीचेस टू द के शेल के पास पहुंचता है और के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में जाता है, एल में या एम में या उससे ऊपर, और फिर जब वापस लौटता है तो उसके डिफरेंस के बराबर की एनर्जी रिलीज करता है। आपको पता है के शेल के इलेक्ट्रॉन बड़े ही ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उनको एक्साइट करके ऊपर ले जाने में बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो एक बड़ी एनर्जी को रिलीज करते हैं और इसे ही कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. तो मैं इसे थोड़ा लिखा रहा हूं, फिर तुम्हें भी एनर्जी लेवल डायग्राम में बना के दूंगा तो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में और बेटर आएगा। व्हेन filament electron coming from the filament penetrate into the target atom then they may excite KLM shell electrons, and when these excited electrons return to the ground state, we get characteristics या line spectrum and known as K series, L series। बेटा M सीरीज भी मिल सकती है अगर हैवी एलिमेंट हो, यानी उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो, M सीरीज एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक of these lines depends upon target elements। तुम्हें याद होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन V, और V था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड T। F जानते हैं फिलामेंट, एंड T मतलब टारगेट। Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रीजनिंग का सवाल है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो था V पे डिपेंड करता था। अगर आपको याद हो लैम्डा मिन भी हमने जो निकाला था उसका आंसर V के टर्म में आया था। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम डज नॉट डिपेंड अपॉन V, ये V पे नहीं डिपेंड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है बेटा? निश्चित रूप से वो जो आपका टारगेट एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर Z ऑफ द टारगेट एटम्स या एलिमेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान दें। जैसे ये मैंने ले लिया बेटा के शेल, तो पता के शेल अगर मैं इसे लेता हूं, ये हमने ले लिया के शेल, इसके लिए n इक्वल टू 1 हो गया, इससे ऊपर हो गया L शेल, इसके लिए n इक्वल टू 2 हो गया। फिर आप आ जाइएगा m पर, m n इक्वल टू 3, n अगर है, क्योंकि डिपेंड करता है वो एलिमेंट कितना हैवी है, उसमें कितने शेल बन सकते हैं, n इक्वल टू 4 एक्सेट्रा। अब आप देखिएगा, मैंने अभी बताया था, आप सभी लोग ध्यान देना, के शेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्साइट हुआ और वो हायर एनर्जी लेवल में गया, तो अगर वो L एनर्जी लेवल या L शेल में गया और वहां से वापस आएगा, ये इसे हम के अल्फा कहते हैं। और अगर वो M तक पहुंच गया हो, थोड़ा और ऊपर पहुंच गया, इतनी एनर्जी मिल गई हो, तो ये नीचे आएगा, तो ये के बीटा कहलाता है। और अगर और ऊपर चला गया और नीचे आया हो तो इसे हम के गामा कहते हैं।
तो देखिएगा अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन एल तक जाए वापस आए तो के अल्फा, बेटा ये के अल्फा है, मिस्टेक हुआ मुझसे, के अल्फा, और अगर एन तक जाए वापस आए तो के बीटा के गामा। तुम खुद देख सकते हो के अल्फा की एनर्जी कम है, इसलिए इसकी वेवलेंथ जो होगी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि यहां से यहां तक की एनर्जी ज्यादा होगी, और यहां से यहां तक की एनर्जी का अंतर और ज्यादा होगा। तो एनर्जी ऑफ के गामा इज मैक्सिमम एंड एनर्जी ऑफ के अल्फा इज मिनिमम, इसीलिए इसकी वेवलेंथ जो होती है लॉन्ग होती है। जो मैंने तुम्हारे डायग्राम बनवाया था अगर आपको याद हो इस तरह से, जो उसमें इसीलिए के अल्फा को इस साइड रखा था, अगर आप ध्यान रखें के अल्फा इधर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि लैम्डा इसका ज्यादा है देखो, और के बीटा का लैम्डा कम है क्योंकि के बीटा की एनर्जी ज्यादा है। बोलिए, क्लियर है ये बात? यस सर। राइट, तो ये आया। अब आप बताइएगा अगर आपसे कहें कि सर एल शेल कब मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, देखो एल शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और अगर वो एम से एल में आता है और एन से इसमें आता है तो आपको ये मिलेगा, ये एल अल्फा। एन के बाद अगर आप ओ बनाना चाहें एन इक्वल टू 5 ओ भी बना ले, ओ अगर ये आ जाएगा तो आप देख सकते हैं एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा आएगा, इसे एल सीरीज कहेंगे, एल सीरीज, एंड दिस इज के सीरीज, ये के सीरीज होता है ये। हाँ, जरूरी नहीं कि ये ऐसे मिलता हो, जरा समझिएगा, इसे ऐसे भी मिलने का चांस है क्योंकि इतना आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी। क्या मान लो ये देखो बेटा के शेल वाला इलेक्ट्रॉन एम में गया है, आप देखो एम में, तो एम से के तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है एम से एल तक आए, देखो बेटा एम से ये एल तक आया और फिर एल से के में आ जाए, तो आप देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर एम से एल में आए तो ये एल अल्फा मिलता है, और फिर एल से के में आए तो के अल्फा मिलता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जरूरी नहीं है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाकर के एल शेल में वापस लौट रहा हो तो ये मिलेगा। निश्चित रूप से आप कह सकते हो के शेल का इलेक्ट्रॉन अगर इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल से आए तो इसके मिलने का चांस है। यस सर। एम सीरीज में आप ऐसे दिखा दो, एम अल्फा, एम बीटा, तो आप यहां पा सकते हैं के एल और एम सीरीज आपको कैसे मिल गई। रिलेशन अमंग के अल्फा, के बीटा एंड एल अल्फा, ये देखो बेटा एल अल्फा ये है, देखो एल अल्फा ये है, यहां से यहां तक आता है ये, और के अल्फा अगर आप देखें तो ये आता है, आप देखिए, और के बीटा ये आता है। आप गौर से देखिएगा बेटा, ये जो के बीटा की एनर्जी देखो, के बीटा की एनर्जी यहां से यहां तक है ये, और के अल्फा की एनर्जी ये है, और एल अल्फा की ये है। तो अगर बेटा ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी जोड़ दिया जाए तो के बीटा की एनर्जी आ जाएगी ना बेटा, यस सर। है ना? तो यही चीज है, बस यही तुम्हें पहचानना है क्या, कि के बीटा की एनर्जी के अल्फा प्लस एल अल्फा के बराबर है। तो लिखो फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप देखें क्या आता है, ई मतलब एनर्जी ले रहा हूं, एनर्जी ऑफ के बीटा, बेटा जो लोग और लोग ना ध्यान दियो ध्यान दें, के बीटा की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एल अल्फा प्लस के अल्फा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एल अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ के अल्फा। एक तो यही आपके अपनी आप में इक्वेशन हो, इसकी तुम्हें जरूरत लग सकती है। क्लियर? यस सर। ठीक, तो अब अगर इसमें मैं कैलकुलेशन दिखाऊं तो अगर आप इसमें ले जाए, एवरीबडी नोज बेटा एनर्जी इक्वल टू सभी को पता है एच न्यू होता है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो यहां देखो क्या आएगा, इस जगह पर यह आएगा एच न्यू ऑफ के अल्फा, सॉरी के बीटा, एच न्यू ऑफ एल अल्फा प्लस एच न्यू ऑफ के अल्फा। एच एच कैंसिल हो गया, तो न केवल ये आप एनर्जी में रिलेशन पाते हैं, आप फ्रीक्वेंसी में पा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। आप ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तुम्हें ये भी पता है बेटा, सिंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो अब यही रात डाल रहा हूं, देखो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा ऑफ के बीटा, सी अपॉन लैम्डा ऑफ एल अल्फा
प्लस सी अपॉन लैम्डा ऑफ के अल्फा, ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो आएगा 1 अपॉन लैम्डा ऑफ के बीटा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ऑफ एल अल्फा प्लस लैम्डा ऑफ के अल्फा। ये तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको वहां पर दिए गए होंगे या कहीं पर मिलेंगे, तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम को दिमाग में बेटा या तो रख लो या एनर्जी लेवल डायग्राम को वहीं पर रफली ड्रॉ कर लो और उसे फाइंड आउट करो। Yes, sir. बेटा एवरीवन हैज नोटेड बेटा? 1 minute. ठीक, चले डन। Done. Yes, sir. करेक्ट। तो अब जो अभी हमने बात किया बेटा, जो अभी एनर्जी लेवल डायग्राम और लैम्डा न्यू एंड एनर्जी में रिलेशन बताया, इसी को जनरलाइज करके हम कर सकते हैं। देखिएगा नोट में अगर आप ले आए तो आप अगर इस तरह का एक एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप बना लें, यहीं तक ले लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे ले लो एनर्जी। इस रेडिएशन में वेवलेंथ लैम्डा 3 एमिट हुई और ये जो रेडिएशन हुआ इसमें वेवलेंथ लैम्डा 2 आया और इसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 आया। तो आपको इसमें अगर रिलेशन निकालने कहा जाए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में रिलेशन बताइए, तो आप कहोगे सर इस वाले में एनर्जी अगर हम E3 मान लें, इस वाले केस में एनर्जी को अगर हम E2 मान लें, इस वाले केस में एनर्जी को अगर हम E1 मान लें, तो यहां आप क्या पाओगे? देखो बेटा ये एनर्जी जो होगा, सिंस एनर्जी E3 इक्वल टू बेटा E2 प्लस E1 या E1 प्लस E2 जैसे भी लिख लें, एक रिलेशन आया। Therefore बेटा E होता है h न्यू 3 इक्वल टू h न्यू 1 प्लस h न्यू 2। आप ये रिलेशन निकाल लें तो न्यू 3 इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। आप जनरलाइज में ऐसे ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हुआ, सी अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस सी अपॉन लैम्डा 2 कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिले होंगे क्योंकि आप लोग मेरे पास लेकर आए थे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि सिंपल आप डायग्राम से कर सकते हैं, कोई एडिशनल कोई आपको वहां पर एफर्ट करने की जरूरत नहीं।